वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। आज बात होगी बीए सेकंड ईयर के प्रथम प्रश्न पत्र आर्थिक भूगोल पर। आर्थिक भूगोल मतलब इकोनॉमिकल ज्योग्राफी। इकोनॉमिकल ज्योग्राफी से एक ऐसा प्रश्न है जो कि हर बार परीक्षा में पूछा जाता है और 2020 की यानी इस वाली परीक्षा में जो अभी आने वाली है इस परीक्षा में पूछा जाएगा। ये मैं आशा करता हूँ, आशा क्या 100% की गारंटी बताता हूँ, ये प्रश्न पूछा जाएगा कि आर्थिक भूगोल की परिभाषा दीजिए या फिर उसके विषय क्षेत्र का वर्णन कीजिए, या तो दीर्घ उत्तरीय में ऐसा प्रश्न पूछ दिया जाएगा कि आर्थिक भूगोल की परिभाषा देते हुए उसके विषय क्षेत्र की विवेचना कीजिए या विषय क्षेत्र को बताइए। इस तरीके का प्रश्न बहुत बार एग्जाम में पूछा गया और हर बार पूछा जा रहा है। ठीक, तो इसी पर हमें चर्चा करनी है आज, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसको पूरा का पूरा लेक्चर 3 से 4 बार देखिएगा, उसके बाद में आपको हूबहू ये याद हो जाएगा। इसी प्रकार से जाकर के आप एग्ज़ाम में लिख दीजिएगा। और इसमें मैं बहुत सारी चीज़ों को इंक्लूड करा हूँ, तो आप जो है इसमें सारी चीज़ें अगर नहीं याद होती तो कोई टेंशन की बात नहीं है। बस आपको 2-3 बार वीडियो को देखना है, उसके बाद में खुद ब खुद वो आपके माइंड में सेट हो जाएगा। बस आपको करना क्या है, बस आपको वीडियो को 2-3 बार देख लेना है। ठीक, और सारा याद ना हो तो कोई चिंता की बात नहीं, और अगर सारा लिख के नहीं आते हो जितना मैं बता रहा हूँ तो भी कोई टेंशन की बात नहीं। अगर इनमें से अगर आधा आप लिख के आते हो तो भी पूरा का पूरा नंबर एग्जामिनर देने का प्रयास करेगा। आइए देखते हैं क्या क्या देखने वाले हैं। तो ये देखिए, इस प्रकार से स्लाइड आपके सामने प्रस्तुत होगी। ये लगभग इतनी लंबी स्लाइड प्रस्तुत होगी, और एक ये यहाँ पे स्लाइड आ गई तो इसके बारे में बता दें। ये सोशियोलॉजी के बारे में हमने बताया था, सेकंड ईयर सेकंड पेपर, प्रथा और कानून में क्या अंतर होता है, इस और प्रथा और कानून की क्या क्या विशेषताएं होती हैं, और प्रथा की परिभाषा क्या और कानून की परिभाषा क्या होती है, इसको भी देख लीजिए। जो है नीचे इससे जस्ट बगल में नीचे वाली वीडियो यही है। आइए बात करते हैं आर्थिक भूगोल की। देखिए दोस्तों, आर्थिक भूगोल से आपको तात्पर्य पता चल गया होगा कि मानव के आर्थिक जीवन से होता है। सॉरी। देखिए, अब यहाँ पे आप जो है शुरुआत किस तरीके से करते हो किसी भी उत्तर लेखन की, या फिर आप पहले समझ लीजिए कि आखिरकार आर्थिक भूगोल होता क्या है, उसके बाद में उत्तर लेखन की शैली आपको पता हो जानी चाहिए। कोई भी चीज़ पूछी जाए तो उसके जो प्रश्न होते हैं उनके 3-4 पहलू होते हैं मुख्यतया। ठीक, 3-4 पहलू होते हैं, तो आपको प्रश्न पढ़ना पहले अगर प्रश्न आप जैसे ऐसा पूछ लिया जाए कि आर्थिक भूगोल की परिभाषा दीजिए, तो पहली बात आपको आर्थिक भूगोल के बारे में अपने हिसाब से कुछ बताना, उसकी महत्वाकांक्षा और आर्थिक भूगोल क्या होता है उसको थोड़ा आपको बताना पड़ेगा। उसके बाद में 2-3-4 सिद्धा भूगोलवेत्ता एवं अर्थशास्त्रियों के हिसाब से दे दीजिए, क्योंकि आर्थिक भूगोल है तो अर्थशास्त्र भी इसमें इंक्लूड होगा और भूगोल भी इंक्लूड होगा। तो इस तरीके से देना। विषय क्षेत्र जैसे इसकी बात की जाए तो इसका जो है इसकी व्यापकता कितने क्षेत्रों तक है, किस प्रकार से ये हर एक क्षेत्र में लागू होता है। ठीक, जहाँ जहाँ मानव की बस्तियाँ होती है वहाँ वहाँ आर्थिक दृष्टि से अगर देखा जाए तो वहाँ पे आर्थिक भूगोल कार्यरत होता है। तो यही सब चीज़ों के बारे में आपको चर्चा करनी होती है किसी भी प्रश्न को लेकर के, अगर ऐसा इस तरीके का प्रश्न आता है तो। आइए देखते हैं आर्थिक भूगोल आखिरकार होता क्या है। देखिए, यहाँ से इंक्लूड है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। आर्थिक भूगोल मानव भूगोल की एक महत्वपूर्ण शाखा है। अब मानव भूगोल आपने पढ़ा होगा बीए फर्स्ट ईयर में, फिजिकल ज्योग्राफी एंड ह्यूमन ज्योग्राफी। तो फिजिकल ज्योग्राफी मतलब भौतिक भूगोल, और वो आपने पढ़ा होगा फर्स्ट ईयर में कि मानव भूगोल। ठीक, तो वही बोल रहा है कि जो मानव भूगोल होता है उसकी एक शाखा है आर्थिक भूगोल। और आगे जो है इसका जो बीए सेकेंड ईयर में आप पढ़ते हो, 2 पार्ट में पढ़ते हो भूगोल को, एक आर्थिक भूगोल पढ़ते हो और दूसरा भारत का भूगोल पढ़ते हो, मतलब इंडियन ज्योग्राफी पढ़ते हो। ठीक, तो ये बता रहा है कि मानव भूगोल की एक महत्वपूर्ण शाखा क्या है, आर्थिक भूगोल मतलब इकोनॉमिकल ज्योग्राफी जो है ह्यूमन ज्योग्राफी का एक पार्ट है। ठीक, ये मनुष्य के आर्थिक क्रियाकलापों, इनसे उत्पन्न क्षेत्रीय विभिन्नताओं, तज्जनित भूदृश्यों एवं जीवन दशाओं को की व्याख्या करता है। मतलब ये कि आर्थिक क्रियाकलाप जितने भी होते हैं मानव जीवन में वो सारे के सारे इसके अंतर्गत अध्ययन किए जाते हैं। इससे उत्पन्न क्षेत्रीय विभिन्नता, किस प्रकार से क्षेत्रों में अलग अलग बंटवारा, कहीं पे सोना ज़्यादा मिल रहा है, कहीं पे ये लोहा ज़्यादा मिल रहा है, कहीं पे अभ्रक है तो कहीं पे सीसा है, कहीं पे जस्ता है, कहीं पे टिन है। इस तरीके से क्षेत्रीय विभिन्नता है। अलग अलग स्थानों पर अलग अलग वस्तुओं की महत्व है, अलग अलग स्थानों पर अलग अलग चीज़ें मिलती हैं और उसका अलग अलग तरीके से हमारे दैनिक जीवन में समाज में उपयोग किया जाता है। तो वही बोल रहा है, तजनित भूदृश्यों एवं जीवन दशाओं की व्याख्या करता है। अलग अलग जलवायु किस प्रकार से है, हालांकि जलवायु यहाँ पे नहीं लेंगे लेकिन थोड़ा बहुत जलवायु का असर पड़ता है आर्थिक जीवन पर। जैसे जलवायु अच्छी हुई
तो फसल अच्छी हुई, अगर फसल अच्छी हुई तो आर्थिक आर्थिक क्षमता जो है मनुष्य की बढ़ जाती है। तो ये कहीं ना कहीं पे जो जीवन दशाएं होती हैं या फिर फसल उगने की जो दशाएं होती हैं बेहद इम्पोर्टेंट होती हैं आर्थिक भूगोल में। आइए और देखते हैं, मानव की अधिकांश क्रियाओं में आर्थिक तत्वों की प्रधानता होती है। आर्थिक तत्व जैसे कि बहुत सारी चीज़, जैसे पैसा हो गया, और कोई चीज़ जैसे सोना चांदी, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको कुछ मतलब जैसे आपकी मांग की पूर्ति जो वस्तुएं करती हों वही होती हैं आर्थिक तत्व। ठीक, आर्थिक तत्वों की प्रधानता होती है क्योंकि मानव के अधिकांश भौतिक कार्यों का संबंध आर्थिक क्रियाकलापों से ही होता है। आर्थिक भूदृश्य पर मानव को आर्थिक कार्यों जैसे कि बात किया जाए कृषि, वन उपयोग, खनन, उद्योग, परिवहन, व्यापार आदि की स्पष्ट छाप दिखाई पड़ती है। अब कृषि करना है तो भी आपको कृषि करेंगे तो वो भी अर्थ से कहीं ना कहीं पे रिलेट है। मतलब कृषि करेंगे तो उससे क्या होगा, उसमें पहले पूंजी लगाना पड़ेगा आपको। तो पूंजी लगाने के बाद में क्या होगा, पूंजी निवेश किया, उसके बाद में आपको वहाँ से कुछ मनी प्राप्त होगा। मतलब जो पैसा है, जैसे 1,000 लगाया तो उससे आप 1,500 आशा करोगे कृषि से। तो ये क्या है, ये आर्थिक क्रियाकलापों से संबंधित है, आर्थिक कार्यों के रूप में। जैसे वन उपयोग हो गया, वन की लकड़ियों को काट करके बेचना अलग। जैसे खनन हो गया, खनन आप करते हो तो कच्चे माल निकाल करके उसको पक्के माल में कन्वर्ट करते हो, उसके बाद में उसकी उचित मूल्यों क्या, मतलब उससे ज़्यादा मूल्य लेते हो जितना आपकी मेहनत और सारी चीज़ों को जोड़ लेते हो कि खनन में एक दिन की दिहाड़ी कितनी लगी उसको जोड़ते हो। उसके बाद में फिर जो कच्चा माल होता है उसकी कीमत सारा कुछ कुछ जोड़ के, और जो टैक्स वगैरह होते हैं सारे जोड़ करके तब एक माल बनता है। जैसे मान लिया कि कोयला है तो कोयला खदान से निकला, उसके बाद में कोयले की जो यात्रा, जो परिवहन में लागत लगी, और जो श्रमिक जीवन, जो श्रमिक लोग हैं उनकी जो व्यय उनके प्रति किया गया, उस सारा चीज़ उसमें डिनोट करके, मतलब सारी चीज़ों को इकट्ठा करके ऐड करके तब दिया जाता है। तो वही खनन हो गया। उद्योग आप समझ सकते हो, उद्योग धंधे और परिवहन मतलब यातायात साधन, व्यापार आदि में स्पष्ट छाप दिखाई पड़ती है किसकी, आर्थिक कार्यों की। फलस्वरूप आर्थिक भूदृश्य एवं जीवन दशाओं में पर्याप्त विभिन्नता मिलती है। उदाहरण के लिए देख सकते हो, उदाहरणार्थ विश्व के विकसित देशों, जैसे कि अगर जो विकसित देश हैं, जैसे कि आप इस समय की मैं बात करूं तो भारत विकसित देशों की श्रेणी में अभी अभी नया नया शामिल हुआ है, शायद अगर मैं गलत नहीं हूं तो। ठीक, लेकिन जहां तक है एक जानकारी मिली थी हमको कि वहां से जो भारत है वो विकसित देशों की श्रेणी में शामिल हो चुका है। आप एक बार नेट कर लीजिएगा गूगल, मैं एकदम कंफर्म तो बता रहा हूँ, लगभग 99.9% है। देख लीजिएगा एक बार, फिर से कुछ उथल पुथल हुई हो तो उसके लिए क्षमा चाहेंगे। जैसे अगर बात की जाए विकसित विश्व के विकसित देशों जैसे कि जापान हो गया, संयुक्त राज्य अमेरिका मतलब यूएसए हो गया आदि में कारखानों, नगरों, सड़कों एवं तीव्रगामी परिवहन साधनों की प्रचुरता मिलती है। मतलब जो कारखाने हैं उन वो ज़्यादा हैं, नगर बहुत सारे हैं, मतलब नगरीकरण हुआ है गाँव का, बहुत सारे शहर हैं, सड़कें बहुत अच्छी बनी हैं, और तीव्रगामी परिवहन है, मतलब गाड़ी मोटर उनके इस तरीके से हैं। यातायात के साधन मतलब अपनी की अपेक्षा, हमारी हम लोगों की अपेक्षा अधिक तेज है, और अधिक जो है कम समय में वो अधिक कार्य करते हैं हमारी अपेक्षा। भौतिक जीवन स्तर उनका जो होता है उच्च होता है, और जीवन दशाएं सुविधा युक्त एवं आकर्षक दिखाई पड़ती हैं, जैसा कि आप लोग देखते होंगे। दूसरी ओर बात की जाए विकासशील देशों जैसे कि भारत, भारत का यहाँ पे नाम है तो आप अभी इस समय भारत ही लिखिएगा, क्योंकि अभी जो है ये पेपर जो है आपका थोड़ा दिन पहले बन चुका है, और अभी नया नया जो है भारत शामिल हुआ है, तो इसमें आप भारत लिख सकते हो विकासशील देशों की श्रेणी में। ठीक, तो भारत, पाकिस्तान, नेपाल आदि में कृषि कार्यों की प्रधानता होती है। कृषि कार्य की प्रधानता, जैसा कि आपको पता होगा कि भारत क्या है, एक कृषि प्रधान देश है, तो यहाँ पे कृषि प्रधानता होगी। नेपाल वगैरह में, पाकिस्तान हो गया, लोगों का जीवन स्तर जो होता है निम्न होता है, यहाँ पे प्रति व्यक्ति आय कम होती है। अमेरिका में ज़्यादा होती है, जापान में ज़्यादा होती है, और बहुत सारी यूरोप की कंट्रियों में अधिकतर आय जो प्रति व्यक्ति आय होती है ज़्यादा होती है। और हमारी अपेक्षा हम तो हैं विश्व के 7वें या 5वें 7वें या 6वें नंबर के जो है सबसे ज़्यादा पैसों के मामले में, विदेशी मुद्रा के मामले में, लेकिन हमारी जनसंख्या भी इन लोगों से बहुत ज़्यादा है। दूसरे नंबर पे जनसंख्या के मामले में हम लोग हैं। अभी 2021 की जनगणना होगी तो पता ही चल जाएगा कि कौन कितना आगे है। लोगों का जीवन स्तर यहाँ का निम्न होता है, और जीवन संबंधी जो सुख सुविधाएं होती है उनका अभाव होता है, मतलब उनकी कमी होती है। जो सुख सुविधाएं होती है हम लोगों को कम प्राप्त होती हैं यूरोप वासियों की अपेक्षा। भूतल पर भूतल पर क्षेत्रीय विभिन्नता मिलती है, जिसका प्रमुख कारण भौतिक तत्वों जैसे कि धरातल,
धरातल और अफवाह प्रणाली, जलवायु, मिट्टी, जैविक कारकों, वनस्पति एवं जीव जंतु एवं मानवीय क्रियाकलापों में विभिन्नता का मिलना है। ठीक, मानव के आर्थिक क्रियाकलाप इन प्राकृतिक, जैविक एवं मानवीय तत्वों के प्रतिफल होते हैं। इनके फलस्वरूप आर्थिक कार्यों एवं आर्थिक विकास के स्तर में भी क्षेत्रीय विभिन्नताएं मिलती हैं। आर्थिक भूगोल इसी क्षेत्रीय विभिन्नता का अध्ययन करता है। कहने का आशय ये है, फिर से एक बार देख लीजिएगा, कि जैसे जो प्रमुख कारण है भौतिक तत्व जैसे हो गए धरातल, अफवाह प्रणाली एवं जलवायु तथा मिट्टी। ठीक, जैसे जैविक कारक हो गए वनस्पति एवं जीव जंतु, एवं मानवीय क्रियाकलाप में जो विभिन्नता का मिलना है, मानव के आर्थिक क्रियाकलाप इन प्राकृतिक, जैविक एवं मानवीय तत्वों के अंतर क्रियात्मक संबंधों के प्रतिफल होते हैं। इनके फलस्वरूप आर्थिक कार्यों एवं आर्थिक विकास के स्तर में क्षेत्रीय विभिन्नताएं मिलती हैं। इन्हीं भिन्नताओं को क्या बोला जाता है? भूगोल। जो आर्थिक भूगोल होता है वही बोला जाता है, और आर्थिक भूगोल इन सभी का अध्ययन करता है। आइए देख लेते हैं आर्थिक भूगोल की कुछ परिभाषाएं। ठीक, तो आर्थिक भूगोल की कुछ परिभाषाएं इस प्रकार है। देखिए, आर्थिक भूगोल एक गतिशील विषय है। क्या, कैसा विषय है? गतिशील, मतलब इसमें निरंतर परिवर्तन होता रहता है। कभी किसी देश की जीडीपी कितनी है, मतलब किसी देश की जीडीपी इस प्रकार से किसी दिन और बढ़ी, थोड़ा इस तरीके से जो होता है बढ़ते रहे, सकल घरेलू उत्पाद जिसको बोलते हैं। तो ये सारी चीज़ें बढ़ती घटती रहती हैं। तो ये क्या है? और कहीं पे जो है ज़्यादा धन, अगर ज़्यादा खनन हुआ, वहाँ पे ज़्यादा वस्तुएं प्राप्त हुई, ज़्यादा संसाधन है, और ज़्यादा श्रम शक्ति कम है, मतलब श्रम शक्ति ज़्यादा है, और जो है श्रम लागत उसकी कम है, तो बहुत सारी चीज़ें उस पर प्रभाव पड़ता है आर्थिक भूतंत्र पर। तो इससे क्या होता है? ये गतिशील होता है, निरंतर इसमें परिवर्तन होता रहता है। कहने का तात्पर्य यही है, मानव के क्रियाकलापों में जैसे जैसे विभिन्नता आती रहती है, जैसे जैसे मानव आधुनिकीकरण की ओर बढ़ रहा है, जैसे जैसे मानवीय समाज में परिवर्तन हो रहा है, ठीक उसी प्रकार से आर्थिक भूदृश्यों में, आर्थिक क्रियाकलापों में भी परिवर्तन देखने को मिल रहा है। हमारे भारतीय समाज में, या फिर अन्य यूरोपीय एंड पाश्चात्य समाज में, या फिर जितने भी भूपरपट्टी, मतलब जितने भी पृथ्वी पर निवास करने वाले व्यक्ति हैं, जिस प्रकार से बदलेंगे, उसी प्रकार से जैसे जैसे तकनीकी का विकास होगा, ठीक वैसे वैसे आर्थिक क्रियाकलापों का भी विकास होगा, आर्थिक भूदृश्यों का भी विकास होगा। ठीक, आर्थिक भूगोल की परिभाषा तदनुसार परिवर्तित होती रहती है। मतलब इसकी परिभाषा देना केवल एक फैक्ट नहीं कि एक परिभाषा दे दी जाए तो वही निरंतर चलती रहती है, परिभाषाओं में चेंजमेंट भी देखने को मिलता है। आइए हम देखिए अगला यहाँ पे कि भूगोल की अमेरिकी राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी की दी गई परिभाषा के आधार पर देखा जाए तो आर्थिक भूगोल की परिभाषा निम्न प्रकार से दी जा सकती है। आर्थिक भूगोल, देखिए परिभाषा को ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे जो है यहाँ पे डिनोटेड है कि आर्थिक भूगोल मानव के आर्थिक कार्यों में एक स्थान से दूसरे स्थान पे मिलने वाली भिन्नता एवं तज्जनित भूवैन्यासिक संगठन यानी प्रादेशिक अर्थतंत्र प्रतिरूप में विभिन्नता का अध्ययन करता है। मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान में मिलने वाली जो भिन्नता होती है, जो भूवैन्यासिक संगठन मतलब प्रादेशिक अर्थतंत्र होता है। जैसे किसी स्थान पर अलग चीज़ हुआ है, किसी स्थान पर अलग, मतलब उत्खनन है, मतलब कहीं पे ज़्यादा पेट्रोलियम है, कहीं पे कम पेट्रोलियम है, कहीं पे ज़्यादा कोयले की मात्रा तो कहीं पे ज़्यादा अदरक की मात्रा, मतलब अभ्रक की मात्रा। इस तरीके से अलग अलग भूतंत्र में, अलग अलग भूमि पर अलग अलग तरीके के तत्व पाए जाते हैं भूपरपट्टी में, मतलब भूमि में। तो इस तरीके से कहा जा सकता है कि ये जो है उसी विभिन्नता का अध्ययन करना है कि अलग अलग तरीके से आर्थिक भूतंत्र, आर्थिक क्रियाकलाप किस प्रकार से हैं। इसी का जो सब्जेक्ट अध्ययन करवाता है उसी को आर्थिक भूगोल कहते हैं। ये कहा किसने? आर्थिक अमेरिका के राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी ने कहा है। अब बात करते हैं भूवैन्यासिक संगठन से अभिप्राय जो होता है। ये यहाँ पे एक शब्द आया है भूवैन्यासिक संगठन। भूवैन्यासिक संगठन से अभिप्राय अर्थतंत्र के क्षेत्रीय स्वरूप से होता है। अर्थात अगर इसकी बात की जाए, इसको और अच्छे शब्दों में समझा जाए तो किसी क्षेत्र या प्रदेश में अर्थतंत्र के विभिन्न घटक, अर्थतंत्र के विभिन्न घटक कौन कौन से हैं? जैसे कि कृषि हो गया, चारागाह हो गया, खनन हो गया, उद्योग हो गया, परिवहन मार्ग हो गया। ठीक, परिवहन मार्ग और कहाँ और किस प्रकार वितरित है, कहाँ और किस प्रकार वितरित है। मतलब ये सारी चीज़ें जैसे कृषि, चारागाह और जो बताया हमने खनन, उद्योग, परिवहन मार्ग, ये कहाँ पर हैं और कहाँ पे अच्छे हैं, कहाँ पे बुरे हैं, कहाँ पे ज़्यादा हैं, कहाँ पे कम है, इसका जो अध्ययन करवाता यही जो है क्या है?
आर्थिक भूगोल है भूवैन्यासिक संगठन का विकास समय के साथ साथ होता रहता है, जिसका प्रभाव उस क्षेत्र के निवासियों के जीवन स्तर एवं जीवन की दशाओं पर पड़ता है, जिसके कारण भूवैन्यासिक स्वरूप एवं क्षेत्रीय प्रतिरूप भिन्न हो जाता है। बात कर ले एक हमारे आर ई मर्फी अच्छे एक भूगोलवेत्ता हैं। इन्होंने बताया भूगोल की परिभाषा, यहाँ पे देखिए डिनोटेड है, और इनके अनुसार देखेंगे CF जोन्स के अनुसार। तो पहले देख लेते हैं आर ई मर्फी ने क्या कहा भूगोल आर्थिक भूगोल की परिभाषा को लेकर के। कहा इन्होंने कि आर्थिक भूगोल मनुष्य के जीविकोपार्जन की विधियों में एक दूसरे से एक स्थान से दूसरे स्थान पर मिलने वाली समानता एवं विषमता का अध्ययन करता है। मतलब आर्थिक भूगोल मनुष्य के जीविकोपार्जन की विधियों, जीविकोपार्जन मतलब जीवन यापन करने की जो नियम होते हैं, जीवन यापन करने की जो विधियां होती हैं कि किस प्रकार से जीवन यापन हो। जीवन यापन में बहुत सारी चीज़ आ जाती है, जैसे उसके आर्थिक मतलब खाने की चीज़ें उपस्थित है कि नहीं है, उसके लिए पैसे, बहुत सारी चीज़ें जो वस्तुएं होती हैं जीविकोपार्जन के लिए, जीवन के उपयोग में सिद्ध होने के लिए, आप समझ चुके होंगे। तो वही क्या है, जीविकोपार्जन की जो विधियों हैं उनमें एक स्थान पे कुछ दूसरे तरीके की विधि है, एक स्थान पे कुछ दूसरे तरीके की विधि और नियम है। तो उन दोनों में समानता है या फिर विषमता है, इसी का अध्ययन क्या कहलाता है, आर्थिक भूगोल कहलाता है। या फिर इसी का अध्ययन करवाने वाला जो सब्जेक्ट होता है उसी को हम इकोनॉमिकल ज्योग्राफी बोलते हैं। ये कहा RI मर्फी, ये मैं नहीं बोल रहा। अगले आते हैं CF जोन्स। CF जोन्स क्या बोलते हैं, आइए इनको भी देखते हैं। CF जोन्स ने कहा आर्थिक भूगोल को लेकर के कि आर्थिक भूगोल उत्पादक व्यवसायों का अध्ययन करती है। मतलब आर्थिक भूगोल जो होता है उत्पादक व्यवसायों का अध्ययन करती है। जो उत्पादित किए हुए व्यवसाय है, चाहे वो कृषि हो गई और चाहे वो खनन हो गया या फिर अन्य कोई व्यवसाय हो गया जो कि उत्पादित किया जाता है मनुष्यों के द्वारा, तो आर्थिक भूगोल उत्पादक व्यवसायों का अध्ययन करती है। कुछ प्रदेश विशेष विविध वस्तुओं के उत्पादन एवं निर्यात में क्यों अग्रणी है और क्यों दूसरे प्रदेश इन वस्तुओं के आयात एवं उपभोग में अग्रणी है। मतलब ये कि कुछ ऐसे प्रदेश होते हैं जैसे उनमें उत्पादन ज़्यादा है, निर्यात में अग्रणी है। मतलब ज़्यादा उत्पादन होता है तो ज़्यादा निर्यात होता है, निर्यात मतलब बेचना। तो अगर आपके पास ज़्यादा सामान रहेगा तो आप ज़्यादा बेचोगे, कम सामान रहेगा आपके, जैसे भारत की मैं बात करूं तो भारत में जैसे कोई सामान ले लीजिए, मान लिया भारत अभ्रक में नंबर 1 पे है, उत्पादन में है, वास्तविकता है भारत नंबर 1 पे अभ्रक उत्पादन में है। अब भारत में उत्पादन अभ्रक का सबसे ज़्यादा हो रहा है और अदर कंट्री में बात करूं तो अदर कंट्रियों में कम हो रहा है। तो भारत क्या करेगा, अपने जितने योग्य अभ्रक होगा, जितना कि हमको प्रयोग में लेना है अभ्रक को, उतना अपने लिए भंडार उचित रखेगा, मतलब बनाए रखेगा, और बाकी के अभ्रकों को क्या करेगा, निर्यात करेगा, मतलब दूसरे कंट्रियों को बेचेगा, जिससे कि विदेशी मुद्राओं को मतलब हम प्राप्त कर सके, विदेशी मुद्रा कोष हमारा बढ़ सके, जिससे लोगों का जीवन स्तर बढ़ सके, लोगों की GDP मतलब भारत की GDP बढ़ सके और लोगों की प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि हो सके। तो ये जो है होता है। CF जोन्स ने बताया कि आर्थिक भूगोल उत्पादक व्यवसायों का अध्ययन करती है, कुछ विशेष विविध वस्तुओं के उत्पादन एवं निर्यात में क्यों अग्रणी है और क्यों दूसरे व्यक्ति जो है वस्तुओं के आयात में, मतलब क्यों दूसरे व्यक्ति खरीद रहे हैं, जैसे भारत अभ्रक बेच रहा है तो बेच क्यों रहा है वो, और जो अभ्रक खरीद रहे हैं, मान लिया नेपाल या फिर दूसरे और अदर कंट्री है, पाश्चात्य कंट्री, वो अभ्रक हमसे क्यों खरीद रहे हैं और क्यों उसके उपयोग में अग्रणी है, इसी की जो व्याख्या करता है वही आर्थिक भूगोल कहलाता है। ये बता रहे हैं CF जोन्स महोदय। ये बात यहाँ तक क्लियर होगी, कोई कन्फ्यूज़न कोई डाउट अभी तक नहीं बचा होगा। आर्थिक भूगोल अगला देख लेते हैं। आर्थिक भूगोल की उपयुक्त परिभाषा है रिचर्ड हॉर्टसोन की भूगोल की उस परिभाषा पर आधारित होकर गई है, मतलब जो उपयुक्त परिभाषा CF जोन्स महोदय ने दी है, जिसमें भूगोल को क्षेत्रीय विभिन्नता का अध्ययन करने वाला विज्ञान बताया है। उपयुक्त मतलब ये RI मर्फी और CF जोन्स, इन दोनों की परिभाषाएं जो है रिचर्ड हॉर्टसोन की भूगोल की उस परिभाषा पर आधारित है, जिसमें मतलब भूगोल को बताया गया था कि क्षेत्रीय विभिन्नता का अध्ययन भूगोल होता है। ठीक, तो ये बात यहाँ तक क्लियर हो गई। आगे थोड़ा हम बढ़ते हैं। अगला है, देखिए यहाँ पे मैं आपको पूरा हर एक पहलू समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, जो कि आर्थिक भूतंत्र के अंतर्गत, आर्थिक भूगोल के अंतर्गत समझना पड़ता है, आर्थिक विषय वस्तु के अंतर्गत हमको देखने को मिलता है। एक ही लेक्चर से आपके बहुत सारे डाउट क्लियर होंगे, बहुत सारे प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। अगर और भी प्रश्नों को आपको देखना है तो BA क्रैकर यूट्यूब चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि उस चैनल पर मैं छोटे छोटे वीडियोज़ और एक एक क्वेश्चन को लेकर के अच्छी तरह से बनाता रहता हूँ। तो प्लीज़ BA क्रैकर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बगल वाली बेल आइकन को प्रेस करें। आइए देखते हैं हम अगला। देखिए, कालक्रम में भूगोल
कि क्षेत्रीय विभिन्नता की संकल्पना में क्षेत्रीय विषमता को अधिक महत्व देने के आरोप के कारण हार्टसोन ने स्वयं भूगोल की परिभाषा में संशोधन करके भूगोल को पृथ्वी तल के विभिन्नतापूर्ण स्वरूप का यथार्थ एवं वैज्ञानिक अध्ययन करवाने वाला विषय बताया। मतलब जो रिचर्ड हार्टसोन है, इन्होंने क्षेत्रीय विभिन्नता का अध्ययन करने वाला विज्ञान बताया था इन्होंने, लेकिन कालक्रम में मतलब काल जैसे जैसे समय बदला, भूगोल की क्षेत्रीय विभिन्नता की संकल्पना में क्षेत्रीय विषमता को अधिक महत्व देने के आरोप के कारण इनको बताया गया कि आप क्षेत्रीय विषमता को अधिक महत्व दे रहे हो। तो ये आरोप लगाया गया विभिन्न जो है भूगोलवेत्ताओं के द्वारा, किस पर? हार्टसोन पर। तो इन्होंने क्या किया, जो स्वयं परिभाषा दी थी उसमें थोड़ा संशोधन किया और संशोधन करके भूगोल को बताया कि पृथ्वी तल के विभिन्नतापूर्ण स्वरूप का यथार्थ एवं वैज्ञानिक अध्ययन करने वाला विषय है। ठीक, ऐसा इन्होंने बताया, जिससे प्रभावित होकर आर्थिक भूगोल की परिभाषा में आर्थिक कार्यों की प्रादेशिक भिन्नता की संकल्पना का समावेश हुआ। इसके आधार पर अलेक्जेंडर ने आर्थिक भूगोल की निम्न परिभाषा दी। अब अलेक्जेंडर ने क्या परिभाषा दी है? तो अलेक्जेंडर महोदय ने परिभाषा दी है, इंग्लिश में लिखी है, मैं पढ़ रहा हूँ। इन्होंने कहा अलेक्जेंडर, अकॉर्डिंग टू अलेक्जेंडर, ठीक, ऑफ डेफिनेशंस ऑफ इकोनॉमिकल ज्योग्राफी, इन्होंने कहा कि इकोनॉमिक ज्योग्राफी इज द स्टडी ऑफ ओरियल, ठीक, ओरियल वेरिएशन ऑन द अर्थ सरफेस इन मैंस एक्टिविटीज रिलेटेड टू प्रोडक्सिंग, एक्सचेंज एंड कंज्यूमिंग वेल्थ। मतलब ये प्रोडक्सिंग मतलब होता है आपका जो है उत्पादन, एक्सचेंज मतलब होता है विनिमय, एवं कंज्यूमिंग वेल्थ मतलब होता है संपत्ति का उपभोग या फिर उसको बेचना या फिर किसी प्रकार का। अर्थात अगर यहाँ पे लिखा भी है नीचे कि अर्थात आर्थिक भूगोल पृथ्वी तल पर मानव की क्रियाओं जैसे कि उत्पादन मतलब किस तरीके से उत्पादन हो रहा है, विनिमय मतलब होता है एक दूसरे, जैसे हमारे पास गेहूं हुआ तुम्हारे पास चावल हुआ, या फिर गेहूं के, अब तो पहले ये चलता था विनिमय इस प्रकार का कि जो हमारे पास गेहूं है तो गेहूं जितना हमने 5 किलो तुमको गेहूं दे दिया, 5 किलो हमने चावल तुमसे ले लिया, ये था विनिमय। लेकिन आज का विनिमय कुछ अलग तरीके से हो रहा है। अब आज का विनिमय किस प्रकार से होता है, जैसे आप गए किसी दुकान पर तो गेहूं की बदले में आपने गांधी जी वाली नोट दी, आपने उसको नोट पकड़ाई और उसने जो है आपको गेहूं या चावल दे दिया। तो इस तरीके का विनिमय भी, इसको भी विनिमय बोल दिया जाता है। एवं संपत्ति के उपयोग करने की क्षेत्रीय विभिन्नता का अध्ययन है भूगोल, यही है आर्थिक भूगोल। किसने बताया? अलेक्जेंडर महोदय ने, कि उत्पादन विनिमय एवं संपत्ति के उपयोग करने की क्षेत्रीय विभिन्नता का अध्ययन ही आर्थिक भूगोल कहलाता है। आगे हम बात कर लेते हैं आर्थिक भूगोल का विषय क्षेत्र क्या होता है। ये रही, अभी तक हमने परिभाषाओं पर डिस्कस किया, लगभग हमने 22 मिनट में आपको परिभाषाएं केवल बताई हैं। क्यों बताई? क्योंकि आप पहली बार अगर पढ़ रहे हो भूगोल तब भी आपके समझ में आए, लास्ट बार पढ़ रहे हो या फिर बहुत बार पढ़ चुके हो तब भी जो है आपके ज्ञान की वृद्धि और आपका रिवीजन हो सके। अगला आर्थिक भूगोल का विषय क्षेत्र देख लेते हैं। आर्थिक भूगोल का विषय क्षेत्र उतना ही व्यापक होता है जितना कि मानव के क्रियाकलापों का विस्तार है। जैसे जैसे मानव के क्रियाकलापों का विस्तार है वहाँ वहाँ पे जो है विषय क्षेत्र होता है किसका? आर्थिक भूगोल का। आर्थिक कार्यों से अभिप्राय ये होता है कि मानव के उन कार्यों से है, ये मतलब इसका, जिससे विभिन्न वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि होती है तथा उसमें मानव की विभिन्न आवश्यकताओं को संतुष्ट करने की क्षमता एवं उपयोगिता होती है। ठीक, वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि, उनके गुण परिवर्तन, आगे थोड़ा बढ़ते हैं, आपको नहीं दिखाई पड़ रहा होगा, तो उनके गुण परिवर्तन एवं स्थान परिवर्तन एवं अधिकार परिवर्तन से होती हैं। वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि क्यों होती है? उनके गुण में परिवर्तन होता है। आर्थिक भूगोल के जो विषय क्षेत्र है, हम बात कर रहे थे आर्थिक भूगोल का विषय क्षेत्र, तो उससे जो अभिप्राय हमने बताया था, आवश्यकताओं को मतलब वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि जब होती है, उनके गुण में परिवर्तन होता है, स्थान परिवर्तन होता है एवं अधिकार परिवर्तन होता है, उसी से लिया जाता है कौन? आर्थिक भूगोल का क्षेत्र। अगर जहाँ जहाँ पे वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि हो रही है, उनके गुण में परिवर्तन, उनके स्थान में परिवर्तन एवं उनके अधिकार में जो परिवर्तन होता है, ये सब आर्थिक भूगोल के क्षेत्र के अंतर्गत देखा जाता है। उपयोगिता आवश्यकता की क्षमता में निहित होती है। उपयोगिता जो होती है आवश्यकता पूर्ति की क्षमता में निहित होती है और इसका सीधा संबंध वस्तुओं के उपभोग से होता है। इस प्रकार आर्थिक क्रियाकलापों के अंतर्गत उत्पादन, विनिमय एवं वितरण, मतलब उपभोग होता है, वितरण का मतलब, को सम्मिलित किया जाता है।
तो इस चीज़ को सम्मिलित किया जाता है। उत्पादन संबंधी आर्थिक कार्यों को निम्नलिखित वर्गों में बांटा जा सकता है। अब इसको हम तीन देखते हैं, लगभग तीन ही में जो है बांट करके अधिकतर देखा जाता है। प्राथमिक उत्पादन, द्वितीयक उत्पादन और तृतीयक उत्पादन। बात करते हैं प्राथमिक उत्पादन की। प्राथमिक उत्पादन के अंतर्गत किसी प्राकृतिक वस्तु का सीधा उपयोग होता है, जैसे कि कृषि कार्य में मिट्टी का सीधा उपयोग फसल के में उगाने में किया जाता है। इसी प्रकार जंगलों से लकड़ी को काटना, खानों से खनिज पदार्थ निकालना, मछली पकड़ना इत्यादि, ये सब किस प्रकार के प्राथमिक कार्य हैं, इस प्रकार के प्राथमिक उत्पादन हैं ये सारे। जैसे लकड़ी काटना, खनिजों से मतलब खनिज पदार्थ निकालना, मछली को पकड़ना और उसके बाद में मिट्टी का सीधा प्रयोग करना प्राथमिक कार्य हैं। इनसे जो प्रतिफल प्राप्त होता है उन्हें प्राथमिक उत्पादन कहते हैं। ठीक, इन प्राथमिक क्रियाओं से जो प्राथमिक कार्य करने से जो फल प्राप्त होता है, जो चीज़ें प्राप्त होती हैं, जो वस्तुएं प्राप्त होती हैं, उसको प्राथमिक उत्पादन बोला जाता है। द्वितीयक की बात करें, द्वितीयक उत्पादन, द्वितीयक उत्पादन वो होता है इसके अंतर्गत प्राथमिक वस्तुओं का रूप परिवर्तित कर दिया जाता है थोड़ा, और परिवर्तित करके उसको परिष्कार करके उसके मूल्य में वृद्धि की जाती है। जैसे लौह अयस्क से लौह इस्पात, मतलब लौह अयस्क जो होता है, ठीक, उससे क्या करना, उससे उससे जैसे कापर पाराइट हो गया, CuFeS2, तो कापर पाराइट से कापर बनाना। ठीक, इस तरीके से जो है ये इसमें से लौह अयस्क से लौह इस्पात प्राप्त करना, ऐसे खनिजों से कच्चा माल प्राप्त को अच्छी चीज बनाना। या फिर लकड़ी, जैसे जंगल काटना, लकड़ी काटना प्राथमिक उत्पादन हो गया, प्राथमिक कार्य हो गया। उसके बाद में लकड़ी काट करके उससे मेज, कुर्सियाँ और बहुत सारी चीज़ें बनवाना, तो वो सारी चीज़ क्या हो गई, तो वो द्वितीयक कार्य या फिर द्वितीय उत्पादन के अंतर्गत आ जाती है। अथवा बात करें कपड़ा से कपड़ा तैयार करना, वो सॉरी कपास से कपड़ा तैयार किया जाता है, तो ये भी द्वितीयक उत्पादन के अंतर्गत। ये सभी माध्यमिक कार्य हैं, इसके अंतर्गत उद्योगों को भी सम्मिलित किया जाता है। तृतीयक कार्य देख लेते हैं थोड़ा। तृतीयक कार्य आपके सामने इस तरीके से प्रस्तुत है। तृतीयक कार्य इसके अंतर्गत किसी वस्तु विशेष से प्रत्यक्ष संबंध नहीं होता है, बल्कि इसमें प्राथमिक कार्य जो होते हैं, प्राथमिक उत्पादन जो होते हैं, और द्वितीयक उत्पादन होते हैं, इनके कार्यों के संपादन में थोड़ी बहुत सहायता की जाती है। इसके अंतर्गत उन सभी संस्थाओं और व्यक्तियों की सेवाओं को सम्मिलित किया जाता है। जो बहुत सारी संस्थाएं होती हैं जो कि प्राथमिक उत्पादन को द्वितीयक उत्पादन में परिवर्तित करती हैं, वो संस्थाएं, और ऐसे व्यक्ति जो प्राथमिक जो उत्पादन की वस्तुएं होती हैं उनको द्वितीयक उत्पादन में बदलने का कार्य करते हैं। वैसे व्यक्तियों की सेवाओं को सम्मिलित किया जाता है कि किस प्रकार से बदलते हैं, उन सारी चीज़ों को सम्मिलित किया जाता है जिनका प्रत्यक्ष संबंध उत्पादित वस्तु से नहीं होता है, परंतु उनकी उत्पादन प्रक्रिया में विभिन्न प्रकार से सहयोग होते हैं। मतलब प्रत्यक्ष संबंध नहीं होता उत्पादित वस्तु से, ये लोग होते हैं, ये अप्रत्यक्ष रूप से जो है उत्पादन प्रक्रिया में रोल अदा करते हैं। इसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार की सेवाओं को सम्मिलित किया जाता है। जीन गाटरमैन केवल प्रत्यक्ष संस्थाओं को ही तृतीयक उत्पादन मानते हैं। जीन गाटरमैन एक भूगोलवेत्ता हैं और इन्होंने बताया कि केवल जो प्रत्यक्ष संस्थाएं हैं वो ही तृतीयक उत्पादन है, अप्रत्यक्ष नहीं है। अप्रत्यक्ष सेवाओं को इन्होंने बताया कि चतुर्थक या पंचम उत्पादन में ये सम्मिलित होती हैं। अब बात होती है विनिमय, थोड़ा इसको भी यहाँ पे जो है कैटेगराइज करना और इसको भी जो है एक्सप्लेन करना ज़रूरी होता है, इसलिए हमने यहाँ पे इसको इंक्लूड करा कि विनिमय में वितरण व हस्तांतरण दो क्रियाओं को सम्मिलित किया जाता है। विनिमय में दो प्रकार की क्रियाएं होती हैं, या तो वितरण मतलब उपभोग, या तो हस्तांतरण। देखिए, वितरण वह विनिमय होता है जिसमें जो वस्तुएं होती हैं या सेवाएं होती हैं। विनिमय क्या होता है, विनिमय वह वस्तु विनिमय जिसमें क्या वितरण वह विनिमय होता है जिसमें वस्तुएं या सेवाएं एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाई जाती हैं। वो तो हो गया वितरण वाला विनिमय, जिससे उनकी मूल्य वृद्धि हो सके। अगर एक स्थान से कच्चा माल दूसरे स्थान पर ले जाया जाए, उसको पक्का बनाया जाए, तो उसके मूल्य में जाहिर सी बात ही वृद्धि होगी। क्यों? क्योंकि परिवहन लागत और श्रम लागत सब उसमें इंक्लूड होगा। सब चीज़ों को जोड़ करके एक नई लागत के रूप में, एक पक्के माल के रूप में आपके सामने प्राप्त होगा। जैसे अगर मान लिया कोई चीज़ है, अगर आप कपास जो है अलग कोई किसी अलग स्थान से लेकर के किसी बड़े शहर को जाते हो कच्चा माल लेकर के, तो उसके जो यातायात में
खर्चे लगे इंक्लूड होता है। जो कपास की कटाई में जो सारी चीज़ें हुई, वो बुनाई में क्या क्या हुआ, वो सारे जितने भी पैसे होते हैं वो उसमें जोड़ दिए जाते हैं। और जोड़ने के बाद में एक नई लागत के रूप में नई लागत देखी जाती है कि कितनी लागत हमारी है। फिर उस लागत में कुछ जो है उसमें मुनाफा जोड़ा जाता है। उस मुनाफे को इंक्लूड करके तब एक नई जो है मूल्य बनाई जाती है, एक नई एमआरपी बनाई जाती है, जो कि आप देखते हो विभिन्न वस्तुओं पर छपी हुई होती है। तो ये चीज़ होती है। तो क्या कहने का आशय ये है कि इससे क्या होता है, वितरण वही होता है जैसे कि किसी वस्तुएं सेवाएं जो होती हैं एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाई जाती हैं, जिससे उनकी मूल्य में वृद्धि होती है। जाहिर सी बात है, वृद्धि होगी। यातायात एवं परिवहन कार्य इसी प्रकार के हैं। विनिमय का दूसरा पक्ष जो होता है हस्तांतरण होता है। विनिमय का दूसरा पक्ष क्या होता है, हस्तांतरण होता है। ये देखिए यहाँ पे हस्तांतरण है जिसमें किसी वस्तु पर अधिकार का परिवर्तन होता है। वाणिज्य इसी कोटि का विनिमय प्रणाली है। क्या बोला गया कि विनिमय का दूसरा पक्ष जो होता है हस्तांतरण होता है, मतलब एक चीज़ से एक स्थान से दूसरे स्थान पर या फिर एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति पर परिवर्तित कर देना, जिससे किसी वस्तु पर अधिकार का परिवर्तन होता है। लोग मतलब उस पर अपना अधिकार स्थापित करना चाहते हैं। और जो वाणिज्य होता है वो इसी कोटि का विनिमयकारी होता है। वर्तमान समय की बात की जाए तो वर्तमान समय में संसाधनों के असमान वितरण के कारण विश्व में अनेक समस्याएं उत्पन्न उन्नत प्रौद्योगिकी के द्वारा संसाधनों का दोहन करके अत्यंत संपन्न हो गए हैं, जबकि दूसरी ओर अधिकतर देश विपन्नता की स्थिति में है। विपन्नता मतलब गरीबी, आर्थिक विपन्नता। इस तरीके से वो गरीबी में है, उनके पास ऐसे उन्नत साधन और ऐसी वस्तुएं या फिर ऐसी मशीनें, ऐसी यंत्र नहीं हैं। उन समाजों का यंत्रीकरण नहीं हुआ है, औद्योगिकरण नहीं हुआ है, नगरीकरण नहीं हुआ है, जिससे आजकल वो देश पीछे हुए हैं। और कुछ ऐसे देश हैं जिनके पास आधुनिक तकनीकें हैं और बड़ी बड़ी मशीनें हैं, जिनके माध्यम से वो खनन उत्खनन में ज़्यादा सामान निकालते हैं और ज़्यादा निर्यात करने में फंस जाते हैं, अपने भंडार को समृद्ध करने में लग जाते हैं। तो इस प्रकार से जो है दो प्रकार के देश होते हैं। एक तो ऐसे देश होते हैं जो कि बहुत सारी चीज़ें निकाल लेते हैं, मतलब बहुत प्रकृति का अपूर्ण दोहन, मतलब पूर्णतः दोहन करते हैं। लेकिन कुछ ऐसे देश होते हैं जो प्रकृति का अपूर्ण दोहन कर पाते हैं, मतलब पूर्णतः दोहन नहीं कर पाते हैं, जिससे कि उनमें विपन्नता मतलब आर्थिक विपन्नता जो होती है फैली होती है। और वो क्या होते हैं, वो गरीब ही बने रहते हैं, क्योंकि उनके पास ऐसे साधन नहीं है और श्रम शक्ति नहीं उनके पास कि वो उन कच्चे मालों का पक्के माल में कन्वर्जन कर सके, मतलब उसको बदल सके। बात की जाए विकासशील देश कृषि एवं खनिजों के निर्यात द्वारा अपनी दशा सुधारने का प्रयत्न करते हैं। जो विकासशील देश हैं वो कृषि करते हैं, उससे जो अनाज उत्पन्न होता है उसको बेचते हैं, उसका निर्यात करते हैं, उससे जो है अपनी आर्थिक स्थिति सुधारते हैं। परंतु जो विकसित देश होते हैं वे व्यापार असंतुलित होने के कारण इनकी स्थिति ज्यों की त्यों बनी रहती है। परिणाम स्वरूप विश्व में आर्थिक विकास के स्तर में दिनों दिन असंतुलन बढ़ता जा रहा है। मतलब जो धनी व्यक्ति है, जो धनी वर्ग है, जो धनी देश है वो और धनी हो रहा है, जो गरीब देश है वो और गरीब होता चला जा रहा है, गरीबी से पूर्ण रूप से जूझ रहा है। आर्थिक भूगोल, आर्थिक विकास की प्रक्रिया, आर्थिक विकास की प्रक्रिया एवं उससे उत्पन्न जीवन स्तर में क्षेत्रीय असंतुलन बढ़ता जा रहा है। आर्थिक भूगोल, आर्थिक विकास की प्रक्रिया एवं उससे उत्पन्न जीवन स्तर में क्षेत्रीय असंतुलन का इस दृष्टि से अध्ययन करता है कि इस असंतुलन को किस प्रकार से कम या ज़्यादा किया जा सकता है। तो इस ज़्यादा नहीं, कम किया जा सकता है। किस प्रकार से जो असंतुलन ऐसा पैदा हुआ है उसी का आर्थिक भूगोल और आर्थिक विकास की जो प्रक्रियाएं होती हैं, जो संस्थाएं बनाई गई हैं, वो इसी के लिए कार्य कर रही हैं कि जो गरीब देश है उनको भी थोड़ा अमीर बनाया जाए, और जो अमीर देश है उन पर थोड़ा बहुत रोक लगाना नहीं कहीं बोल सकते हो आप, लेकिन कुछ उसमें उसकी वेलोसिटी को थोड़ा डाउन करके और जो लो वेलोसिटी है उसको थोड़ा ऊपर उठाना है। तो स्पष्ट होता है इस तरीके से कि आर्थिक भूगोल का विषय क्षेत्र अत्यंत व्यापक, मतलब बहुत ज़्यादा है। इसके अंतर्गत सभी प्रकार के संसाधनों, कृषि उद्योग, यातायात, वाणिज्य, विविध सेवा कार्य आदि का अध्ययन इनमें पृथ्वी तल पर पाई जाने वाली क्षेत्रीय विभिन्नता की व्याख्या करने के दृष्टिकोण से किया जाता है। विषय क्षेत्र के अनुसार आर्थिक भूगोल में कई शाखाएं बन भी जाती हैं, जिनमें संसाधन भूगोल, आर्थिक भूगोल की बहुत सारी शाखाएं हो सकती हैं, जैसे कि संसाधन भूगोल, कृषि भूगोल, औद्योगिक भूगोल, परिवहन भूगोल, वाणिज्य भूगोल आदि।
महत्वपूर्ण मतलब जो है इसकी शाखाएं हैं। मतलब जैसे कि अगर जो संसाधन का दोहन कर रहे हैं तो उसको संसाधन भूगोल बोल दिया। कृषि एक ज़्यादा हो रही तो कृषि भूगोल, कृषि के क्षेत्र वाले में। औद्योगिक उद्योगों का विकास हो रहा तो औद्योगिक भूगोल। परिवहन के क्षेत्र को देखा जाए तो परिवहन भूगोल, उसको अलग बांट सकते हो। वाणिज्य के क्षेत्र में वाणिज्य भूगोल हो जाता है। इस प्रकार से कई शाखाएं आधुनिक समाज में आधुनिक भूगोल को देखा जाए, आधुनिक आर्थिक भूगोल के अंतर्गत बहुत सारी शाखाएं बट चुकी हैं। चूँकि प्रत्येक शाखाओं की विषय वस्तु अलग अलग है और उनको प्रभावित करने वाले विविध कारक, तत्व तथा उनके अंतर संबंध भी अलग अलग हैं। अतएव प्रत्येक के अध्ययन में अलग अलग विश्लेषण प्रणाली को अपनाया जाता है। फिर भी ये सभी आर्थिक क्रियाएं मिलकर एक ऐसे सब्जेक्ट का निर्माण करती है, एक ऐसे व्यापक एवं बड़ी विषय वस्तु का निर्माण करते हैं जिसको आर्थिक भूगोल नाम दिया जाता है। वस्तुतः आर्थिक भूपृष्ठ का विश्लेषण एवं उनकी व्याख्या आर्थिक भूगोल का परम उद्देश्य होता है। ठीक इस तरीके से आर्थिक भूगोल को आपने समझा। तो आर्थिक भूगोल विभिन्न प्रदेशों में पृथ्वी की संसाधनता एवं मनुष्य की आर्थिक क्रियाओं की अन्योन्याश्रितता का अध्ययन होता है एवं विशेषतः तज्जनित सार्थक परिणामों के वितरण की व्याख्या करता है, जो आधुनिक भूगोल आर्थिक भूगोल जो होता है। तो आपने समझा अभी तक आर्थिक भूगोल क्या होता है और आर्थिक भूगोल का विषय क्षेत्र कितना व्यापक है। आर्थिक भूगोल के अंतर्गत रख सकते हैं। आधुनिक समाज में आधुनिक आर्थिक भूगोल किस प्रकार से बटा है, जैसे संसाधन भूगोल और बहुत सारे भूगोल, कृषि भूगोल और उसके बाद में वाणिज्य भूगोल। इस प्रकार से भूगोल की एक श्रृंखला हमारे सामने आती है जो कि केवल आर्थिक भूगोल से है, जबकि भूगोल एक अत्यंत व्यापक विषय है और उस भूगोल के अंतर्गत एक ऐसी शाखा जो आर्थिक भूगोल है वो भी अत्यंत व्यापक है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि भूगोल जो है अत्यंत व्यापक विषय, आर्थिक भूगोल जो है एक अत्यंत व्यापक विषय वस्तु है। ऐसा आप अपनी कॉपी में लिख करके आ सकते हो। तो इस प्रकार से क्या होगा, जो एग्जामिनर होगा आपको पूरा से पूरा नंबर देने से कतराएगा नहीं, पूरा का पूरा नंबर देगा। फिर मिलेंगे एक ऐसी वीडियो के साथ, नई वीडियो, नई ऊर्जा एंड नई उमंग के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।